सभी बच्चों को जोहार। आज मैं 12th क्लास का ज्योग्राफी का एनसीईआरटी के तहत चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत जनसंख्या संगठन पे बात करने जा रहा हूँ। जो मेरी क्लास में ये कंप्लीट हो चुकी है चैप्टर, मैं उन बच्चों के लिए जो उनका छूट गया है वो इससे क्लास कर लेंगे और अपना नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हालांकि इस चैप्टर को नए सिलेबस के आधार पर नए बुक में हटा दिया गया है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यकता है क्योंकि इसके बाद ही आप आगे के चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आज का जो तीसरा चैप्टर है वो है जनसंख्या संगठन। देखिए, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन बोलते हैं इंग्लिश में, ये है क्या? तो मैंने जैसे बच्चों को क्लास में लिखवाया है वो देखिए क्या है परिभाषा। जनसंख्या संगठन से तात्पर्य किसी निश्चित प्रदेश की जनसंख्या के विभिन्न गुणों अथवा विशेषताओं का सम्मिश्रण से है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी क्षेत्र है, कोई भी प्रदेश है, वहाँ जो जनसंख्या के विभिन्न गुण पाए जाते हैं, ठीक है, और उनकी विशेषताएं पाए जाते हैं, उनको सम्मिलित रूप से उन सभी विशेषताओं और गुणों को ही जनसंख्या संगठन कहते हैं। हमने बाद में व्याख्या किया है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि जनसंख्या संगठन के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित विभिन्न तत्वों अथवा अवयवों को शामिल किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित मुख्य अवयव हैं। पहला क्या है? तो देखिए, जनसंख्या संगठन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो कि लोगों से संबंधित है। पहला है लिंग संगठन यानी सेक्स कॉम्पोजिशन। अगला है आयु संरचना यानी कि एज कॉम्पोजिशन। फिर ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन। फिर साक्षरता है जिसको लिटरेसी बोलते हैं, और लास्ट में है व्यावसायिक संरचना यानी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इसको आप लोग फ्लो चार्ट भी बना लेंगे इस प्रकार से। ये लिखने के बाद एक फ्लो चार्ट बनाइएगा जिसमें जनसंख्या संगठन बताइएगा और उसके कौन कौन से संगठन हैं। जैसे लिंग संगठन है, आयु संरचना है, ग्रामीण नगरीय संगठन है, साक्षरता है, व्यावसायिक संरचना और लिंग संगठन है। सॉरी, लिंग संगठन दोबारा हो गया है, इसको काट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये मेरे लेसन प्लान में है, ये इसको काट लीजिएगा आप लोग, ये नहीं होगा दोबारा, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्लास मैंने करवाया था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले लिंग संगठन क्या है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं हम लोग। जनसंख्या संगठन के अंदर 5-6 चीज़ें देख लिए हम लोग। उसमें से पहला था लिंग संगठन यानी सेक्स कॉम्पोजिशन। तो ये सेक्स कॉम्पोजिशन क्या है, इसका भी मैंने परिभाषा क्लास में लिखवाया है, उसको आप देख लेंगे। किसी निश्चित प्रदेश के जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है ना। तो उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी भी देश की महत्वपूर्ण जनांकिकीय विशेषता होती है। जनांकिकीय मतलब जनसंख्या से संबंधित विशेषता होती है ना। लिंग संगठन अथवा लिंग अनुपात को विश्व के देशों द्वारा 2 अलग अलग सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। वो सूत्र कौन सा है देख लेंगे, आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। लिंग अनुपात इक्वल टू पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुने 1000, अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या जहाँ पे ज्ञात की जाती है उसके लिए इस सूत्र को लागू करते हैं। दूसरा सूत्र क्या है? तो लिंग अनुपात इक्वल टू स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुने 1000, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है ना, को हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं। किसका? तो नंबर 2 में जो मैंने बताया इसको भारत में सूत्र करते हैं। इसका आप देख लीजिएगा फ्लो चार्ट, इसके नीचे लिखने के बाद फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। लिंग संगठन या लिंग अनुपात क्या है? तो निश्चित प्रदेश में जनसंख्या के तहत स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को हम लोग लिंग संगठन कहते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग संगठन जनसंख्या संगठन के आधार पर देख लिए लिंग संगठन। अब दूसरा जो हम लोग देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम लोग लिंगा अनुपात के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। लिंगा अनुपात जो अभी हम लोग लिंगानुपात किए ना, उसके संदर्भ में कुछ तथ्य हैं, उसको देख लीजिए। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है? प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं, ठीक है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, यानी 2 पुरुष अधिक हैं 1000 स्त्रियों में, ठीक है, 2 पुरुष अधिक है औसत देखा जाए तो। उसके बाद देखते हैं विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात यूरोपीय देश लैटविया में है। यूरोपीय आप देखिएगा, यूरोप के नॉर्थ में एक देश है लैटविया, रूस के पास,
ठीक है, लेटेविया, लाटिविया, वहीं पे लेटिविया। तो सबसे अधिक उच्चतम लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? तो यूरोपीय देश लेटिविया में। यहाँ पे क्या है, प्रति 100 स्त्रियों पर मात्र 85 पुरुष हैं, यानी स्त्रियों की संख्या अधिक है, इसलिए इसको लिंगानुपात अधिक बोले हम लोग। कहाँ? तो वो देश लेटिविया है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये। आगे देखिए, जबकि इसके विपरीत है ना, ये तो उच्च था, विपरीत देखिए निम्न लिंगानुपात पश्चिम एशियाई देश संयुक्त अरब अमीरात यानी मुस्लिम कंट्री यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में पाया जाता है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। समझ लीजिए, यानी यहाँ स्त्रियों की दुर्दशा की स्थिति है, बोल सकते हैं। तब तो स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या देखिए लगभग 3 गुना अधिक है। अब देखिए इसको फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, वो तो 11th क्लास का था। देखिए विश्व लिंगानुपात, ठीक है, विश्व लिंगानुपात, इसमें आप याद करने का एक तरीका है फ्लो चार्ट। प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं विश्व स्तर पर। सर्वाधिक लिंगानुपात लेटिविया में कितने हैं? 100 स्त्रियों पर 85, जबकि सबसे कम यूएई, यानी 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो था लिंगानुपात के संदर्भ में अगला फैक्ट क्या है? तो अगला फैक्ट देखिए है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंगानुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। तो 139 जो देश हैं वहाँ पे स्त्रियों की संख्या अधिक है यानी अनुकूल है, जबकि 72 ऐसे देश हैं जहाँ पे उनके लिए प्रतिकूल है। तो 139 देश अनुकूल हैं स्त्रियों के लिए, जबकि 72 देश प्रतिकूल है, यानी पुरुषों की संख्या वहाँ अधिक है 72 में, और 139 में स्त्रियों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट जो विशेषता है लिंगानुपात का वो देख लेते हैं, फैक्ट है, तथ्य है ऑब्जेक्टिव के लिए। सामान्यतः एशियाई महाद्वीप में लिंगानुपात निम्न है। ध्यान रखिएगा, हम लोग भी एशिया में हैं, एशियाई देशों में लिंगानुपात निम्न है, यानी स्त्रियों की दशा सही नहीं बोल सकते हैं। जहाँ चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान जैसे देशों में लिंगानुपात और भी निम्न है ना। जबकि दूसरी ओर रूस सहित यूरोप के अधिकांश देशों में पुरुष क्या है, अल्पसंख्यक में है। लाटविया देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, वहाँ पे 111 पर 311 हैं, ठीक है, 3 गुना लगभग है। तो जितना फैक्ट लिखे हैं उस फैक्ट को आप यहाँ पे विश्व लिंगानुपात के संदर्भ में देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सूची में कितने देश हैं? टोटल 39 देश हैं। स्त्रियों के लिए लिंगानुपात अनुकूल है और 72 देश में प्रतिकूल है, ठीक है। अगला फैक्ट क्या था? तो एशिया में निम्न लिंगानुपात कहाँ कहाँ पाया जाता है? चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जबकि रूस और यूरोपीय देशों में उच्च लिंगानुपात पाया जाता है। तो जनसंख्या संगठन हम लोग देखें और उसके तहत लिंग संगठन देखें। अब देखते हैं आयु संरचना। आयु संरचना में आप देख सकते हैं कि आयु संरचना कहते किसे हैं। तो आयु संरचना से तात्पर्य किसी निश्चित क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्गों के लोगों की संख्या से है ना। कोई भी निश्चित क्षेत्र है, वहाँ की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को संख्या को ही आयु संरचना कहते हैं। मान लीजिए आपका कोई हजारीबाग एक जगह है, हजारीबाग में स्त्रियों और पुरुषों, ठीक है, स्त्रियों और पुरुषों किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में, स्त्री और पुरुष पूरा दोनों का जनसंख्या में जो आयु वर्ग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या को दर्शाना ही आयु संरचना कहलाता है। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि आयु संरचना जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण संगठन है। तो क्या है? जनसंख्या संगठन का ही महत्वपूर्ण क्या है? सूचक है, ये इंडिकेटर है। कौन? आयु संरचना, ठीक है ना। आयु संरचना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या को अलग अलग आयु वर्ग में बांटा जाता है। जैसे 0 से 6 वर्ष का आयु वर्ग का वर्ग संरचना, 7 से 14 वर्ष का आयु वर्ग संरचना, 15 से 59 वर्ष का आयु वर्ग संरचना, और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का संरचना। इसको फ्लोचार्ट में आप देख सकते हैं। मतलब मैं जो भी लिखवा रहा हूँ क्लास में उसका मैं एक फ्लोचार्ट बनाते जाता हूँ ताकि वहाँ से आप ऑब्जेक्टिव कवर कर ले, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसको पूरा को इसको लिखने के बाद आप ये फ्लोचार्ट भी दे देंगे ताकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, प्रेजेंटेशन आपका आंसर सही रहेगा। तो आयु संरचना क्या है? जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्ग में वर्गीकरण ही आयु संरचना है। जैसे 0 से 6 वर्ष की आयु
वर्ग की संरचना, 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग की संरचना, 15 से 59 आयु वर्ग की वर्ग संरचना और 60 से अधिक आयु वर्ग की वर्ग संरचना। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या है। सो इन्हीं में से सबको उपनाम से जाना जाता है हर एक वर्ग को। जैसे 0 से 6 वर्ष की आयु संरचना को किस नाम से जाना जाता है, देख लीजिए। इसको आश्रित या निर्भरता आयु वर्ग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे रहते हैं, बच्चे बड़ों पर आश्रित रहते हैं, वो अपने से कमाने नहीं ना जाते हैं, तो ये हो गया। ठीक है। फिर देखिए निर्भरता एक और होगा, कौन होगा? तो 60 वर्ष से अधिक। 60 वर्ष से जो अधिक हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, इसीलिए ना पेंशन दिया जाता है लोग को सामाजिक सुरक्षा के लिए। तो जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो भी निर्भरता या आश्रित वर्ग में आएंगे। तो आश्रित या निर्भरता आयु वर्ग में 2 लोग आएंगे, 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चे और 60 वर्ष से अधिक वाले बुजुर्ग, ये आश्रित या निर्भरता आयु वर्ग में आएंगे। जबकि 7 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले कौन सी श्रेणी में आएंगे? सो देख लीजिए, 7 से 14 वर्ष वाले आयु वर्ग। ठीक है। आश्रित ये भी आएंगे उसी में, 7 से 14 वर्ष। हाँ, ये भी आश्रित और निर्भरता वर्ग में आएगा, और 60 वर्ष से अधिक भी। तो इसमें एक ही है जो कि 15 से 59 आयु वर्ष वाला है, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्यशील आयु वर्ग। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देगा कि इनमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील आयु वर्ग है, तो 15 से 59 आयु वर्ग कार्यशील है। जबकि निर्भरता और आश्रित में कौन है? वो जो शेष बच गए वो सारे निर्भरता और आश्रित आयु वर्ग में आते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं कि आयु लिंक पिरामिड क्या होता है। देखिए मैं आपके एकदम पूरा बुक पे चल रहा हूँ, क्लास में मैं वैसा ही करवाया हूँ और अपने लैंग्वेज में करवाया हूँ, ये कहीं भी आपको बुक के लैंग्वेज नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो इसको आप नोट्स बनाते चलेंगे, जिनका क्लास छूट गया है उनके लिए मैं ये काम कर दे रहा हूँ। थोड़ा मेहनत लग रहा है मुझे, लेकिन आप करते जाएं। ठीक है। मैं चूँकि अपना भी एक लेसन प्लान बनाता हूँ, जो बच्चों को करवाता हूँ वो मेरे लिए भी रहता है, तो उसी से मैं आपको एक भेज रहा हूँ नोट्स, और उसका माध्यम बन रहा है यूट्यूब। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करें, आपके लिए कर रहा हूँ मैं, और रिजल्ट अच्छा करें बच्चे। अगला है आयु लिंक पिरामिड। ये आयु लिंक पिरामिड क्या है? तो पिरामिड तो आप लोग जान रहे हैं, जो इस प्रकार का होता है। ठीक है, त्रिभुजाकार का होता है। तो आयु लिंक पिरामिड से तात्पर्य एक ऐसे आरेख से है। तो आयु लिंक की पिरामिड क्या होता है? एक आरेख होता है, मैथ्स में आप लोग पढ़े होंगे। पिरामिड एक ऐसे आरेख से है जिसमें जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाया जाता है, जिसमें जनसंख्या की आयु भी दर्शाई जाती है और लिंग संरचना भी। मतलब कि एक ऐसा आरेख होता है जिसमें एक साइड स्त्री और पुरुष रहते हैं और इस साइड में आयु दिखाया जाता है। ठीक है। तो उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि आयु लिंक पिरामिड में किसी क्षेत्र विशेष की जनांकिकी में, मतलब जनसंख्या में आयु लिंग संरचना से संबंधित विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं। हाँ, तो परिभाषा से क्या स्पष्ट हो रहा है कि आयु लिंग पिरामिड में आयु भी और लिंग भी, यानी स्त्री है या पुरुष, आयु मतलब 6 वर्ष का है, 15 वर्ष का है, 59 वर्ष का है या 60 वर्ष का है, उसको पिरामिड में किसी क्षेत्र विशेष के, मान लो पद्मा का या हजारीबाग का या कहीं का भी, बगोदर का, कहीं का भी जनांकिकी गुणों को में आयु और लिंग संरचना से संबंधित विशेषताएं अंतर्निहित होती हैं। देखिए यहाँ पे एक उल्लेखनीय तथ्य क्या है। सो देखिए यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आयु लिंग संरचना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या दर्शाई जाती है ना। तो आयु लिंग संरचना में क्या, ये तो आयु लिंग पिरामिड हो गया। अब आयु लिंग संरचना क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे आयु लिंग संरचना की बात कर रहा था, आयु लिंग संरचना, तो उसको भी बता दे रहा हूँ कि आयु लिंग संरचना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के स्त्रियों और पुरुषों की संख्या दर्शाई जाती है। अब आते हैं आयु लिंग पिरामिड में प्रत्येक आयु वर्ग में, चाहे वो 0 से 6 वर्ष हो, 7 से 15 वर्ष हो, 15 से 59 हो, या तो फिर 59 से अधिक हो, 60 से अधिक हो, बांटा गया भाग। तो आयु लिंग पिरामिड में जो एक पिरामिड होता है, प्रत्येक आयु वर्ग में बांटा गया भाग, मतलब कौन सा भाग, तो बायां साइड वाला भाग। ठीक है, बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत को दिखाता है, जबकि दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत को दिखाता है। ठीक है, यहाँ फ्लो चार्ट में समझ लें। आयु लिंग पिरामिड क्या है? एक आरेख है जिसमें जनसंख्या में आयु लिंग संरचना का प्रदर्शन होता है। आयु लिंग संरचना का पिरामिड के प्रत्येक आयु वर्ग में क्या होता है, देखिए बायां भाग में पुरुष वर्ग, ये वाला याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आयु लिंग पिरामिड में बायां भाग क्यों किसको दिखाता है, तो पुरुष को, और दायां भाग महिला को। ठीक है, महिला को दिखाता है।
अब देख सकते हैं हम लोग, अगला जो है हमारा ग्रामीण नगरीय संगठन, ठीक है ना। अगली जो है, अगला जो है ग्रामीण नगरीय संगठन है। इसके बाद, यहाँ के बाद हम लोग आगे क्लास में करेंगे, लेकिन यहाँ जो आपको हम बताएं, इसके बाद आप एनसीईआरटी बुक में एक बार देखिएगा, जो पिरामिड बना हुआ है उसको अलग अलग वर्गों में बांटा है। नहीं तो फिर इसके अगले कक्षाओं में, यहाँ के बाद में इसको मैं पूरा करवा लेता हूँ। नेक्स्ट कक्षा में इसको मैं पूरा करवाऊँगा। तो यहाँ तक आप लोग नोट्स बना लेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी अपलोड कर दूँगा वीडियो, क्योंकि अभी आप लोग सब लोग बिजी हैं छठ पूजा में, तो इसलिए लाइव नहीं आ पाते हैं सारे लोग। और लाइव आने का कोई फिर उद्देश्य वही रहेगा जब सारे बच्चे आप अवेलेबल रहेंगे। मेरा उद्देश्य वही है, जो बच्चे क्लास नहीं कर पाते हैं, कभी कभी छोड़ के करते हैं, उनके लिए मैं लाइव आता हूँ। और जब आप नहीं आते हैं तो फिर मेरा आने का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मैं अपलोड कर दे रहा हूँ, इससे आप लोग नोट्स बना लेंगे जब भी समय मिलेगा। और उसके बाद जब आप लोग रेगुलर हो जाइएगा, काम से मुक्ति, तब फिर लाइव क्लास में आएंगे। धन्यवाद। इसको आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे। ये 3rd चैप्टर का है। 1st चैप्टर तो अभी मैं करवा दिया था, 2nd चैप्टर छोटा हूँ, 3rd चैप्टर को मैं करवा दिया हूँ। 3rd चैप्टर का आप लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे। धन्यवाद। और चैनल को आप लोग क्या करेंगे, उन बच्चों को शेयर कर देंगे जिनके पास नहीं पहुंचा है, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और मैं भी थोड़ा प्रेरित होकर और वीडियो बना सकूं। लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे जो नहीं किए होंगे। धन्यवाद।